बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। होपफुली आप जो है वो एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज हम जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मा सीखने की कोशिश करेंगे जो कि प्योरिफिकेशन है हमारे पोटाशियम डाइक्रोमेट की। हमने जो है वो मोहर साल्ट जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये करना है मोहर मेथड से। तो लेक्चर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि जो है वो आप पूरे तौर पे इस कॉन्सेप्ट को जो है कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप होपफुली। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी जो है वो दीजिएगा। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आपका तो आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो थ्योरी जो थ्योरी होती है ये बेसिकली हमें बताती होती है कि ये जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं ये किस प्रिंसिपल के थ्रू होगा। जैसा कि थ्योरी ये हमें बताती है कि ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें एटमों की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इक्वेशन में हमने जो मोहर साल्ट था उसका मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आयरन सल्फेट वाला पार्ट लिया क्योंकि यही इस्तेमाल होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज और इसकी प्योरिफिकेशन को चेक करने के लिए। अच्छा, तो अब हमने क्योंकि प्योरिफिकेशन इसकी चेक करनी है तो प्योरिफिकेशन इसकी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास इसकी अमाउंट टोटल कितनी थी और फिर हमने टाइट्रेशन के बाद इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और मोलैरिटी के बाद जो है वो इसकी अमाउंट चेक करनी है कि कितनी है। तो यूँ हमारे पास जो है वो मतलब इसके परसेंटेज निकल आएगी कि ये इतने परसेंट प्योरीफाई और बाकी इम्प्योरिटीज़ होंगी। मींस ये कि हमें जो है वो सबसे पहले इसकी मोलर रेशो मालूम करनी पड़ेगी। इसके मोलर सोल्यूशन को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने मोलर सोल्यूशन हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है K2Cr2O7 में जो है वो +6 है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, और यहाँ पर रिएक्शन के बाद +3 हो जाती। मतलब ये कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हुई है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज रिडक्शन। और जो आयरन है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, लेकिन यहाँ पर जाकर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो जाती है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहते होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमने मोलर रेशो इसकी जो है वो फाइंड करनी है। मोलर रेशो जो है हमने कहाँ से फाइंड करनी है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो है वो 1 है और आयरन सल्फेट के जो है वो 6 मोल्स इस्तेमाल होते हैं। और इंडिकेटर में आपने सोडियम डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक सोल्यूशन लेना है और जो एंड पॉइंट है हमारे पास वो रेडिश ब्राउन होगा, रेडिश वायलेट होगा। चलें अब जो है प्रोसीजर को देखते हैं। प्रोसीजर हमें बताता है कि आपने सबसे पहले जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो 0.1 मोलर मोहर सोल्यूशन लेना है कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें जो है वो 3 ड्रॉप्स जो है वो सोडियम डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक सोल्यूशन के ऐड करने, और फिर इसमें 3 सेंटीमीटर जो है वो H2SO4 ऐड करके इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसकी टाइट्रेशन करवानी है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ, और साथ साथ जो है वो अपने जो कोनिकल फ्लास्क आपके हाथ में है उसको अपने शेक करते रहना, स्टीर करते रहना ताकि जो है वो सारा मिक्स होता रहे, और तब तक करते रहना जब तक हमारे पास रेडिश वॉयलेट कलर जो है वो ऑब्टेन नहीं हो जाता। और आपने यूं जो है वो इस तरह करते हुए 3 रीडिंग्स लेनी है और फिर उसकी एक एवरेज निकालनी है। यहाँ पे मैंने सपोज्ड कैलकुलेशंस लिखी हैं और ये 0 से 10 थी पहली, और हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो K2Cr2O7 जो है वो यूज हुआ, फिर 11 से 12। अब आप यहाँ से 10 से 20 नहीं किया मैंने क्योंकि बाज़ दफ़ा जो हमारी ब्यूरेट होती है ना वो अच्छे तरीके से बंद नहीं हो पाती या फिर वो थोड़ी सी लीकेज कर जाती है जिससे थोड़ी सी जो रीडिंग पे फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए आपने पूरा एक मखसूस डिजिट लेना है। तो 10 के बाद अगर आप स्टॉप करते हुए हो सकता है थोड़ा सा जो है वो 1 ड्रॉप जो है वो निकल जाए, तो यूँ हमारी जो रीडिंग डिफेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए आपने एक अथेंटिक डिजिट लेना, जहां पर मैंने जो है 11 लिया। 11 से 20 वो भी 10 हो गया, और 21 से 30 ये 10, और फिर इसकी जो है वो
कोऑर्डिनेट यानी कि एवरेज रीडिंग मैंने निकाली। तो एवरेज रीडिंग कैसे निकाली, इन तीनों को आपने प्लस किया और ये कितनी क्वांटिटीज़ है, 3 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 को डिवाइड किया आपने 3 पे, तो आपके पास एक एवरेज जो है वो निकल आई। ये आपके सामने है। यहाँ पर इसमें जो है वो आपने मोहर साल्ट लिया था, इसी में आपने इंडिकेटर ऐड किया था और इसी में जो है वो आपने H2SO4 ऐड करने के बाद शेक किया। शेक करने के बाद आपने ये ब्यूरेट में K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन इसमें फिल किया और इसको फिर आपने इसके अगेंस्ट टाइट्रेशन करवाई। अब टाइट्रेशन कब तक करवाई, जब तक आपके पास रेडिश वॉयलेट कलर जो है वो हासिल ना हो जाए। यहाँ पर जो मैंने एक कलर की लेबल किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। तो ये K2Cr2O7 का सोल्यूशन लाजमी नहीं कि ये स्काई ब्लू हो और ये जो इस तरह से कुछ जो है वो मैंने रेडिश कलर जो है वो शो किया है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्चुअल कलर जो होता है वो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकली लैब परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो आपके पास एक्चुअल जो है वो कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम होगा। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, ये सारी सपोज्ड कैलकुलेशंस है। आपके पास जो मोहर साल्ट था, मोहर जो सॉल्यूशन था, उसमें जो आयरन सल्फेट थी उसकी मोलैरिटी है 0.1 और ये कितना यूज हुआ, ये V1 है वॉल्यूम इसका, ये भी 10 सेंटीमीटर ही हर बार हमने लिया और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट आर 6। तो अब इसकी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है और इसका जो V2 वॉल्यूम कंज्यूम हुआ दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब और जो रिएक्शन में इसके नंबर ऑफ मोल्स ने पार्ट लिया N2 दैट आर आल्सो इज इक्वल टू 1। और यूं हमारे पास M1 V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2 V2 ओवर N2, ये वाला फार्मूला है। तो इसमें हमने M2 फाइंड आउट करना है, तो ये V2 जो है ये इधर इस तरफ जाके जो है ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये V2 है, ठीक है, ये V2 है और ये N2 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, M1 की वैल्यू है 0.1 और V1 की वैल्यू है 10 और इसी तरह से N2 की वैल्यू जो है वो है 1 और जो हमारे पास N1 है दैट इज इक्वल टू 6 और जो हमारा जो यहाँ पे V2 कंज्यूम हुआ है, क्योंकि ये इधर आके ना ये V2 होना थोड़ा सा बैलेंसिंग में हुआ है, ये V2 है, तो V2 जो है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब और यूं हमारे पास 0.0166 मोलर मोलैरिटी हमें फाइंड आउट हुई कि जो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी इतनी है। अब हमने इस मोलैरिटी को यूज करते हुए जो है वो हमने इसके वेटेज निकालनी है। तो मोलैरिटी कितनी है, ये है 0.0166 मोलर और अमाउंट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ, क्योंकि हमने एक मोलर सोल्यूशन लिया है तो मोलर सोल्यूशन हमेशा जो है वो डीएम क्यूब में जो है वो होता है कि कितनी सोल्यूट की मिकदार जो है वो एक डीएम क्यूब में जो है वो क्या कहते हैं कि डिजॉल्व हुई है। तो ये किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैरिटी हमने ये फाइंड आउट किया और इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 294 है। तो हमारे पास जो अमाउंट डिजॉल्व है एक डीएम क्यूब में जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है दैट इज इक्वल टू 4.88 ग्राम और जो हमने वैसे इम्प्योर जो थी ये बिल्कुल प्योर निकली कि इतनी प्योरिटी हमारे पास आ गई और जो इम्प्योरिटी थी वो जो इम्प्योर फॉर्म में थी टोटल क्वांटिटी वो थी 6 ग्राम। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी के लिए क्या करना है, हमारे पास जो हमारी प्योरीफाइड ओवर अनप्योरीफाइड या इम्प्योर जो है मल्टीप्लाई बाय 100 और यूं हमारे पास हमें 81.33% जो है वो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो 81.33% प्योर है और बाकी 19 पॉइंट समथिंग जो है वो इसमें इम्प्योरिटी है। जज़ाकल्लाह, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।